नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। आज 13 जुलाई है और जंतर मंतर पर उनके अनशन का 16वां दिन है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने नहीं आया और ना अनशन तुड़वाने की कोई कोशिश की गई। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करेगी? उसे किस थर्मामीटर से पता चलता है कि 59 साल के एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर है? कुछ हो गया तब भी इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वाकई लोग ऐसे ही हो गए हैं या सरकार को यह भरोसा किसी और वजह से आने लगा है? उसे अब लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह ही नहीं रही। इन 16 दिनों में सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही है। ब्लड शुगर गिरता जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी गिरता जा रहा है, वजन करीब 8 किलो घट गया है। सोनम वांगचुक के समर्थक बेचैन होने लगे हैं कि इस हालत में कब तक अनशन कर सकते हैं। उन्हें अनशन तोड़ देनी चाहिए। उनसे सोनम वांगचुक की हालत नहीं देखी जा रही। समर्थकों के साथ साथ विपक्ष से भी अब अपील की जा रही है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ देने की अपील करें। लोग चाहते हैं कि सरकार से भी अपील हो कि वह सोनम वांगचुक से बात करे। क्या हम इस हाल में पहुंचा दिए गए हैं कि सरकार से बात करने के लिए किसी को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है? आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? मेडिकल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही, लाखों रुपए देकर सॉल्वर लगाए गए जो दूसरे छात्रों को पास करा रहे थे डॉक्टर बनाने के लिए। क्या इन सब का विरोध करना इतना खराब है कि मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्री को जंतर मंतर पर भेजा ही नहीं? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगे आकर प्रदर्शनकारियों से बात करे, आश्वासन दे? अजीब बात यह है कि सरकार को लेकर यह सवाल पीछे चला गया है और सब यही पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक कब तक उपवास पर रहेंगे। उन्हें उपवास वापस ले लेना चाहिए। अभी हम सभी लोग सोनम सर की हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी चिंतित है। 16 दिन हो चुके हैं, उनके 8.25 किलो वज़न कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर और शुगर लगातार कम है और आज की डेट में वो ठीक से उठकर बैठ भी नहीं सकते, उन्हें चक्कर आते जब वो उठते हैं। अभी उनका मेडिकल टेस्ट सुबह हुआ 9 बजे, तो उसमें पता चला कि 8.25 किलो वज़न कम हो चुका है, शुगर भी काफ़ी कम है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम है और वही उन्हें बार बार चक्कर आ रहे, तो उस वजह से हम लोग काफ़ी सारे चिंतित हैं। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के मीम के पीछे जो भीड़ आई, जो माहौल बना, वह कहां चला गया? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गाने भी बने, एनिमेशन बनने लगे। क्या एल्गोरिदम से उसे मैनेज कर लिया गया है या लोग डर के मारे किनारे हो गए या डरा दिए गए? कैमरे पर अक्सर मंच ही दिखता है, लेकिन जंतर मंतर नियमित जाने वाले रोहित ने मंच के किनारे बनी इन बरसातियों को भी नोट किया है, जिसके नीचे आयशा के 6 छात्र अनशन पर बैठे हैं। 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ उनके समर्थक प्रदर्शनकारी भी यहीं अपना दिन रात गुजारते हैं। 25 दिनों से इतनी गर्मी और उमस में धरने पर बैठे हैं। आसान नहीं है। उनका पूरा जीवन यहां शिफ्ट हो चुका है और सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर युवा करें तो क्या करें? हर साल परीक्षा में धांधली की खबरें आती हैं, कई राज्यों से आती हैं। देश भर के युवा अपनी अपनी परीक्षा को लेकर परेशान हैं, अलग अलग कारणों से। क्या सरकार इन युवाओं से बात कर सभी राज्यों को, परीक्षा आयोगों को संदेश नहीं देना चाहती? मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। खास इसी के लिए आया हूँ मैं। जंतर मंतर पे हमारे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं इतने दिनों से, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ छोटा मोटा। यहाँ पर हम पेपर लीक के खिलाफ, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और हमारे सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। यहाँ पर तो लोग बड़े उत्साह से बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। लगता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम भीम है और इस संगठन का नाम है क्रांतिकारी युवा संगठन KYS। तो आप लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं, किस मकसद से?
हम शुरू से ही, जब से यहाँ पे इंडेफिनेट स्ट्राइक शुरू हुआ है, तब से हम यहाँ बैठे हैं, यानी 20 जून से यहाँ पे हम लोग हैं, लगातार बने हुए हैं। एक जो मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए उनके पद से, और उसके साथ साथ हम कुछ और मांगे यहाँ से रेज़ कर रहे हैं। उसमें एक ये है कि एनटीए को डिसबैंड किया जाए, क्योंकि पेपर लीक में लगातार एनटीए का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। दूसरा चीज़ कि कोचिंग सेंटर, जो तमाम कोचिंग सेंटर चल रहे हैं देश भर में, उन तमाम कोचिंग सेंटर को बैन किया जाए। कोचिंग सेंटर को बैन करने के पीछे कारण ये है, तर्क ये है कि कोचिंग सेंटर लगातार जो बच्चों में व्याप्त एक मजबूरी है, उस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और पत्रकार सौरभ दास ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक एसओएस जारी किया है। हर भारतीय के नाम यह पत्र लिखा है और कहा है कि हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सोनम सर और कितने दिन तक इस हाल में रह सकते हैं। वे हमें कहते हैं कि और अनशन कर सकते हैं, लेकिन हम जो उनके साथ हैं बहुत चिंतित हैं। सोनम आराम और मशहूरियत की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नोबेल प्राइज से तुलनीय रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके सोनम वांगचुक अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए, इस देश के नौजवानों और इस देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वे उन मृत बच्चों के लिए बैठे हैं जिन्हें एक टूटी हुई भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली ने तोड़ दिया। वे एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने शरीर और शायद अपनी जान का त्याग कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह हमारे बारे में क्या कहता है कि भारत का एक बेटा जिसने इस देश को इतना गौरव दिया, उसे अपनी सरकार द्वारा सुने जाने के लिए भूखा मरना पड़ रहा है। यह मेरी कल्पना का भारत नहीं है, यह भारत नहीं है। सरकार का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट क्यों है। हम क्या मांग रहे हैं? हम बस इतनी सी तो बात मांग रहे हैं, जो 20 बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ दे दीजिए। और दूसरा, जो शिक्षा मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी जिम्मेदारी है कि एक भी पेपर लीक ना हो, कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे पेपर लीक के कारण, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उस शिक्षा मंत्री को हटाकर किसी और को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि मुझे शिक्षा मंत्री बना दो या सोनम सर को शिक्षा मंत्री बना दो। हम तो यही कह रहे कि जो शिक्षा मंत्री फेल हो चुका है, उस शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए और किसी और को बना दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। विपक्षी दलों ने भी मांग की और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 25 दिनों से धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है। मेडिकल की परीक्षा में चोरी और पेपर लीक अकेला मामला नहीं है। सीबीएसई में किस तरह की पेपर चेकिंग हुई, उसे लेकर कितने सवाल उठे, तब भी मंत्री की जवाबदेही तय नहीं हुई। लेकिन एक नागरिक की जिंदगी दांव पर लगी है। क्या सरकार को संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? इसी जंतर मंतर पर 2023 में कुश्ती की ओलंपिक खिलाड़ियों का लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला। उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। सरकार उनसे बात तक करने नहीं आई। हताशा में उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर ही अभ्यास शुरू कर दिए। गर्मी, बरसात और पुलिस के दमन का सामना करती रहीं। महिला खिलाड़ी हर दिन मीडिया के सामने चीखती रहीं कि हमारे सामने इतने कैमरे आए हैं हमारी बातों को रिकॉर्ड करने, मगर शाम को न्यूज चैनलों पर हमारे प्रदर्शन का कवरेज दिखाई क्यों नहीं देता है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जंतर मंतर और मीडिया का संबंध बदल गया। मीडिया गोदी मीडिया हो गया। जंतर मंतर के प्रदर्शनों को नजरअंदाज करने लगा ताकि सरकार को, जिसकी तरफदारी में वह खड़ा है, कोई समस्या ना हो, कोई उससे सवाल ना करे और सरकार के सवाल जनता के बीच ना पहुंचे। अगर गोदी मीडिया कवरेज करता भी है किसी आंदोलन का, तो उसे देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा बना देता है। यही कारण है कि अब प्रदर्शनों के बीच गोदी मीडिया को भगाया जाने लगा है। लेकिन क्या गोदी मीडिया को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह अपनी साख बेहतर करे, लोगों का विश्वास जीते? लोग अन्ना आंदोलन के समय के कवरेज को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं उस समय मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलने जंतर मंतर आया करते थे, रामलीला मैदान जाते थे, मंत्रालयों में भी बुलाकर बातचीत होती थी। अन्ना आंदोलन का 24 घंटे लाइव कवरेज होता था। उस आंदोलन में शामिल बहुत से लोग आज मोदी सरकार के साथ खड़े हैं।
वो भी मांग नहीं करते कि सरकार को इन प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, सोनम वांगचुक से संवाद कायम करना चाहिए। अनशन के कारण एक नागरिक की जान जा सकती है और कहीं कोई हलचल नहीं है। जंतर मंतर का प्रदर्शन अब मीडिया के लिए लोकतंत्र का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि मीडिया के भीतर ही लोकतंत्र खत्म किया जा चुका है। आज का मीडिया यानी गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या का हथियार बन गया है। आखिर सरकार और गोदी मीडिया को इतना भरोसा कहां से आ रहा है? क्या सत्ता में बने रहने का रास्ता अब जनता से होकर नहीं गुजरता? अन्ना आंदोलन के कवरेज से ज्यादा किसान आंदोलन के समय के कवरेज को भी याद कीजिए, जब गोदी मीडिया ने किसानों के आंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी कह दिया। जय जवान जय किसान का नारा भुला दिया गया। कितना प्रताड़ित किया गया किसान आंदोलन को। दिल्ली की सीमा पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए ताकि ट्रैक्टर पार ना कर सकें, किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सकें। दिल्ली की सीमा पर 1 साल 3 महीने से अधिक समय तक किसान रहे। उस समय किसानों से बात करने के नाम पर कितनी नौटंकी हुई। सरकार दूसरे किसान नेताओं को ले आई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। किसान यह सब खेल समझ रहे थे और आंदोलन पर डटे रहे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए। नवंबर 2021 में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। यह खबर उसी कमेटी के बारे में है। न्यूज लॉन्ड्री की आकांक्षा राउत की रिपोर्ट है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि 4 साल यानी 48 महीने बीत गए, मगर अभी तक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जबकि इस कमेटी की 6 पूर्ण बैठकें हो चुकी हैं और इसकी उप समितियों की 42 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। 54 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और आज तक इस कमेटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बनाने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जब कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर अनुमति मिली पुलिस की, तब तरह तरह के शक किए जाने लगे। उनके पीछे कौन है? सरकार हो सकती है, इसे लेकर सवाल किए जाने लगे। जबकि सवाल होने चाहिए कि सरकार सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं कर रही है? उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। आखिर एक प्रोटेस्ट के वैलिड होने का, वैध होने का टेस्ट क्या है? 25 दिनों से सरकार ने इस प्रदर्शन को कोई अहमियत नहीं दी। फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य टिके रहे, धरने पर बैठे रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वैधता इसी से प्रमाणित होती है कि मीडिया ने कवरेज नहीं किया, सरकार ने कोई भाव नहीं दिया, फिर भी 25 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। क्या इस प्रदर्शन से दूरी बनाकर लोग सरकार को ही रास्ता नहीं दे रहे कि पेपर लीक के सवालों से बचकर निकल जाए? सालों साल होने के बाद भी किसी की जवाबदेही तय ना। 11 जुलाई को 14वें दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक ने कहा था काफी कमजोर महसूस करने लगे हैं। सोनम वांगचुक कमजोर हो भी गए हैं। हर दिन एक वीडियो डालते हैं, लेकिन 11 जुलाई के बाद से उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला। 12 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं, काफी कमजोर हो चुका हूं। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में, और उनमें कुछ जाने माने हस्तियाँ भी आए, जिनमें भूतपूर्व मंत्री केरला के, त्रिपुरा के और फिल्मी सितारे प्रकाश राज भी आए। दोस्तों, आप उन्हें विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों
बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों या पुलिस के अफसर हों या सरकार में अधिकारी हों या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों, बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों और अपने पार्टी को सही रास्ते पर रखें, ताकि ये पार्टी लोगों में लोकप्रिय बनी रहे, वरना लोगों का विश्वास टूटता जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरोज़। जय हिंद। सोनम वांगचुक बीजेपी के समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को सही रास्ते पर रखें, गलत का विरोध करें। सवाल उनकी सेहत का भी है। क्या सोनम वांगचुक को अनशन स्थगित कर देना चाहिए? वे अपने इरादे से पीछे हटने वाले नहीं और सरकार बात करने नहीं आएगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शांति के रास्ते से यह प्रदर्शन चल रहा है। आखिर सरकार प्रदर्शन करने वालों से बात कर ही लेगी तो इस देश में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? सोनम ने अपने एक वीडियो में स्विट्जरलैंड की संसद का उदाहरण दिया है और बताया है कि कैसे वहां और दुनिया के कई देशों में संसद के सामने ही आम लोग प्रदर्शन करते हैं। भारत में आम लोगों के लिए संसद तक पहुंच पाना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा, मार्च करेंगे संसद तक। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे, कुछ ने पूछा है क्या ये मुमकिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2 हफ्ते पहले मैं स्विट्ज़रलैंड में था, जैसा कि आपको पता है, और वहाँ बर्न, जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, वहाँ पर आरा नदी में बोटिंग करने के बाद नदी के सामने ही मैं ऊपर एक मार्केट प्लेस में आया और ये देखिए तस्वीर जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जो पीछे भवन देख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्विट्ज़रलैंड की संसद है और इस संसद भवन में उसके अंदर से गुज़रते हुए मैं आया था। कोई रोक टोक नहीं, सब खुला था, लोग आ जा रहे थे। और ये संसद के सामने का जो ज़मीन है जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ पर तो बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और ये निर्धारित जगह है प्रदर्शनों के लिए भी, तो कोई भी यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं। तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना खुला छूट होता है, बल्कि ज़्यादातर देशों में उसके सामने प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है। ये लंदन में वेस्टमिंस्टर है, यहाँ पर भी लोग संसद तक जा सकते हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ही स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह संसद खुली जगह है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का संसद है। तो दुनिया के लोकतंत्रों की माँ यहाँ नई दिल्ली में कैसे न संभव हो। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफ़ा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफ़ा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर
समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्यायविज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करें क्या ये सही हैं। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना बेहतर है। आज बस इतना ही कहूँगा, याद रखिएगा 20 जुलाई। जय हिंद। लोकतंत्र बिना प्रदर्शनों के जिंदा नहीं रह सकता। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की हार नहीं हो रही है, उस जनता की हार हो रही है जिसके लिए सोनम वांगचुक ने अनशन किया है। सरकार के खिलाफ बोले तो जनता चुप कराने आ जाती है, जनता के लिए बोलिए तो खुद गायब हो जाती है। हालत यह है कि यह जनता अब खुद को भी गायब करने लगी है, खुद को भी हराने लगी है। उसे पता है कि इथेनॉल के कारण उसकी कार खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, लेकिन सामने आकर नहीं बोल पा रही, सर्वे के पीछे छिपकर बोल रही है। इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक का मार्च किया। 1 सितंबर 2024 से मार्च शुरू हुआ, 30 सितंबर 2024 को दिल्ली पहुंचा। मांग क्या थी? हिमालय और लद्दाख के इलाके में जलवायु परिवर्तन के कारणों को रोका जाए और लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा मिले। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले 30 सितंबर की रात दिल्ली के बाहर सोनम वांगचुक और उनके 150 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। 2 दिनों तक हिरासत में रखे गए। इस दौरान भी सोनम और उनके साथियों ने अलग अलग थानों में भूख हड़ताल की। 2 दिन बाद 2 अक्टूबर के दिन सबको रिहा किया गया। सोनम वांगचुक और उनके साथी राजघाट गए, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, मगर सरकार से कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। सर, मेरा नाम शिव कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बलरामपुर से आता हूँ। मैं कुछ दिनों से यहाँ से प्रोटेस्ट जो चल रहा था हमने देखा, उसके बाद में मैं एक बहुत छोटा ही यूट्यूबर समझ लिया, इन्फ्लुएंसर समझ लिया। मैं अब हर लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके पास फ़ोन है तो जो देश में गलत हो रहा है उन गलत नीतियों का विरोध हर लोगों को करने का अधिकार है। तो हमने सोचा, उसके बाद में मैं यहाँ पे आया तो देखी जब हालात वाला, तो मैं भी यहीं पे आज 2 दिन से रुका हुआ हूँ, बाकी भाई लोग के सहयोग। आपको इस प्रोटेस्ट से जुड़ने का क्या ऐसा लगा कि आपको इस प्रोटेस्ट में जुड़ना चाहिए? इस प्रोटेस्ट से मैं क्या बताऊं, क्योंकि हमारी देश की जो जनता है और नेता है ये मूर्ख है और जनता भी मरी हुई है हमारी। सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है। अकेले सोनम की नहीं, उस लोकतंत्र की भी जहां सवाल उठाने वाला खलनायक बना दिया जाता है और जो नालायक होता है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, उसे नायक बना दिया जा रहा है। हर दिन कहीं पुल गिर रहा है, कहीं एक्सप्रेसवे धंस रहा है, कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। सरकार का मतलब जमींदार हो गया है और जनता उसकी बंधुआ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।